नमस्कार। सात रंग न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं। राजनीतिक सरगर्मियां देश में तेज हैं, चुनावों को लेकर के खास तौर से। वैसे तो इस देश में हर वक्त चुनावी माहौल ही रहता है और जो मौजूदा सरकार का जो मोड है, वो हर वक्त चुनावी मोड में ही सरकार रहती है। अगर उसको इस नजरिए से देखें तो आने वाला लोकसभा चुनाव बेहद अहम होने जा रहा है और पूरे देश की निगाह इस पर टिकी हुई है कि क्या एक बार फिर मोदी का मैजिक चलने वाला है या फिर जो वो दावे कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और लेखक कुमार नरेंद्र सिंह जुड़े हैं, जिनको भारतीय राजनीति की बहुत गहरी समझ और पकड़ है। उन्होंने बहुत नजदीक से सारी स्थितियों को देखा है और शायद पिछले कुछ समय से वो देश के तमाम हिस्सों में उन्होंने भ्रमण भी किया है, कई लोगों से उनकी मुलाकात और बातचीत हुई है। इस दौरान उन्होंने देश के माहौल को किस तरह से देखा, समझा और अब जो चुनावी स्थितियां बन रही हैं उसमें वो कैसे सारी जो आने वाली कल की तस्वीर है, राजनीतिक तस्वीर, उसको कैसे देखते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं। नरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि सब जानते हैं कि चुनाव की घोषणा शायद शनिवार को हो सकती है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है उसमें जो हाल फिलहाल में जो सरकार ने तमाम अफरा तफरी में ढेर सारी घोषणाएं कर दी हैं और ढेर सारे मुद्दे एक बार फिर से सतह पर उठ खड़े हुए हैं, चाहे वो सीएए का मुद्दा हो या फिर वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा हो या फिर पूरे देश में जिस तरह से मोदी को लेकर के जो एक लहर बनाने की कोशिश की गई, पिछले दिनों अयोध्या का जो मामला आया, राम मंदिर का जो सवाल है, तो धार्मिक आधार पे ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश है, उसे आप कैसे देखते हैं और इस चुनाव में क्या आपको ऐसा लगता है? आपने सही कहा कि मोदी जी ने इधर चुनाव को देखते हुए अनेक तरह के तीर छोड़े हैं राजनीति के वायुमंडल में, और यह सोचकर कि यह कहीं न कहीं सटीक निशाने पर ही लगेगा। पहला लिया जाए राम मंदिर का मुद्दा। मेरा मानना है कि वह धार्मिक कम राजनीतिक उपक्रम ज़्यादा था, और इस बात से शायद ही किसी को इनकार हो। लेकिन जिस उद्देश्य से राम मंदिर का राजनीतिकरण किया गया, वह चल नहीं पाया। लोगों में उसकी कहीं कोई पैठ नहीं हुई। मुझे याद है कि मैं उसी समय अपने गांव गया हुआ था, भोजपुर, आरा में, और वहां पर मैंने कहीं भी किसी भी गांव में किसी भी तरह की सुगबुगाहट भी नहीं देखी राम मंदिर को लेकर। लोगों ने बस इतना ही कि चलिए अच्छा हुआ है कि राम मंदिर बनना था, वो बन गया। इसके राजनीतिक परिणाम की जो प्रत्याशा भाजपा या मोदी जी कर रहे हैं, वैसा मुझे कहीं नजर नहीं आया। और आपने देखा होगा कि बाद के दिनों में उसकी चर्चा लगभग बंद सी हो गई। किसी ने उसकी चर्चा तक नहीं, स्वयं मोदी जी ने भी उसकी चर्चा बंद कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि इसका अतिरेक उन्हें फायदा के बदले नुकसान पहुंचा सकता है। तो वह तो मुद्दा लगभग गौण सा हो गया है। चुनावी लाभ के हिसाब से वह मुद्दा मेरी नज़र में कोई मायने अब नहीं रखता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने अन्य मुद्दों को सामने लाना शुरू कर दिया, जिसके बाउंडर में वह उड़ गया है। रही बात अन्य मुद्दों की, तो दो मुद्दे खास नजर आ रहे हैं हाल के दिनों में, और वह है सीएए और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन। ये दोनों मुद्दे, ये सबको पता है, भाजपा खुद भी जानती है कि इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है, चुनावी है। तो लोगों के मन में जब यह बात चली जाएगी कि यह तो मुद्दा सिर्फ चुनाव के मद्देनजर ही उठाया जा रहा है, इसका पर्पस सिर्फ चुनाव में लाभ लेना है, तो इसका नुकसान मोदी जी को और भाजपा को उठाना पड़ सकता है। दूसरी बात कि सीए के तहत आप क्या पाना चाहते हैं? अचानक 4 साल के बाद, जब चुनाव के चंद दिनों रह गए हैं चुनाव के, जैसा कि आपने कहा कि कल इसकी घोषणा हो सकती है, ऐसे में अचानक सीए की घोषणा करना, सीए को लागू करना, मुझे नहीं लगता है
कि इसके पीछे कोई उचित मंशा है या कोई परोपकारी मंशा है, जैसा कि वे बता रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ मंशा है चुनावी लाभ लेना। दूसरी बात, सीएए का लाभ बाकी राज्यों तो मिलना है नहीं। अब बिहार में, उत्तर प्रदेश में या अन्य जगहों पर, राजस्थान में, ये इसका तो कोई लाभ मिलना है नहीं। इसका एकमात्र उद्देश्य है बंगाल, पश्चिम बंगाल में ममता जी के जनाधार में सेंध लगाना। इसके जरिए जो लगभग 60 लाख से 1 करोड़ के बीच में मातुआ और राजवंशी समुदाय के लोग हैं, उन्हें नागरिकता देने का एक काम किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि नागरिकता देना उन्हें क्या इतना आसान होगा? उन्हें फॉर्म भरना है, उसके लिए उन्हें डॉक्यूमेंट जारी करने हैं, और कौन नहीं जानता है कि रिफ्यूजी के पास कोई डॉक्यूमेंट थोड़े ही होता है। दूसरी बात कि बिना डॉक्यूमेंट्स के और बिना नागरिकता लिए ही वे सारा लाभ उठा रहे हैं। आधार कार्ड से लेके राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं, वे एमपी और एमएलए बनते हैं। इसके बाद सीएए का शगुफा मेरी नजर में तो कोई खास मायने नहीं रखता है। दूसरी बात, यह तय है कि मातुआ समाज को अपने पक्ष में लेने से, जैसा कि लग रहा है कि मातुआ समाज बड़ा ही खुश है, क्योंकि उन लोगों ने इसका सेलिब्रेशन भी किया सीएए के लागू होने को लेकर। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो दूसरा समुदाय है, और वो लगभग उसकी भी संख्या उतनी ही है, दोनों लगभग 32 लाख बताया जा रहा है कि दोनों की संख्या है, राजवंशी समुदाय। राजवंशियों ने इसका विरोध किया है, वो भी शेड्यूल कास्ट है। तो ये कहना कि ये हम, जबकि दोनों ही बांग्लादेश से आए हुए हैं, राजवंशी भी आए हुए हैं और मातुआ भी आए हुए हैं, ऐसे में मातुआ का खुश होना और राजवंशी का परेशान होना या इसका विरोध करना कहीं न कहीं बड़ा पॉलिटिकल मायने रखता है। और जाहिर है कि जो सोचकर मोदी जी कर रहे हैं उसका लाभ उन्हें नहीं मिलने वाला है। तीसरी बात, जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो यह तो बार बार साबित हो चुका है कि यह अपने आप में बिल्कुल न होने वाला उपक्रम है। इसे संभव बनाना ही संभव नहीं है, क्योंकि आप बताइए कि जब एक इलेक्शन कराने में आपको 9 चरण में इलेक्शन कराने पड़ रहे हैं, सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन कराने में आपको एक स्टेट में 9 चरण तक जाना पड़ता है। तो आप एक साथ अगर लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव करेंगे तो कहां से आप करेंगे? प्लस इसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके पास नहीं है। पहले के, पूर्व के इलेक्शन कमिश्नरों ने इसको बिल्कुल असंभव बताया था और कहा था कि यह व्यवहारिक नहीं है, न सैद्धांतिक रूप से और न व्यवहारिक रूप से, दोनों तरह से संभव नहीं है। मान लीजिए कि आज चुनाव हुए और 2 महीने के बाद किसी एमपी की मृत्यु हो गई या एमएलए की मृत्यु हो गई, किसी भी कारण से वह पार्लियामेंट सदस्यता उसकी खत्म हो गई, तो क्या इसके लिए 5 साल इंतजार करना होगा? जब एक वन नेशन वन इलेक्शन ही होगा तब तो 5 साल या 4 साल या 3 साल या 2 साल वहां के लोगों को बिना किसी प्रतिनिधित्व के रहना पड़ेगा। यह कैसे व्यवहारिक हो जाएगा? किसी भी जनसंख्या को उसके प्रतिनिधित्व से वंचित करना सिर्फ इसलिए कि हम एक साथ लोकसभा और विधानसभा कराएंगे तो हमें लाभ मिलेगा, कहाँ का उचित हो सकता है? इसलिए मुझे इन तीनों में भी बहुत कुछ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल लेकिन जो मोदी ने जो ये फॉर्मूला सेट किया है पूरे देश के दिमाग में कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वो हर असंभव काम को संभव करने में लगे हुए हैं। जिस तरह का जो इन्होंने एक परसेप्शन अपने आप को बनाया है, और इस चुनाव में आम लोगों को जिस तरह से मोदी मैजिक या मोदी को लेकर के एक दिमाग में ये है कि इस समय लीडरशिप के नाम पे अगर कोई है तो सिर्फ मोदी है। ऐसे में क्या अब देश का जो ये मूड है, इंडिया गठबंधन या जो भी विपक्ष की जो गठबंधन बन रहा है, जमीनी स्थिति आपको क्या लगती है कि क्या आने वाले चुनाव में क्या सचमुच एक बार फिर मोदी मैजिक सर चढ़कर बोलने वाला है? मोदी जी
या भाजपा भले ही जीत जाए, इसे कुछ किसी भी तरह से जीत जाए वो अलग बात है, परंतु मैं जो देख रहा हूं उसके अनुसार जो इनका नारा है कि अब की बार 400 पार, यह शिगुफा के सिवा और कुछ नहीं है। भाई आप 400 कहां से ला रहे हैं? आप हम्म। आप मुझे बताइए कि 400 कहां से ला रहे हैं? पिछली बार के जो आपकी सीटें हैं, उससे बढ़ना तो है नहीं, उससे घटना है। आप बिहार में पिछली बार 40 में 39 थे। इस बार आपको 15 मिल जाए तो गनीमत समझिए, 15 भी मिलना आपके लिए मुश्किल है, तो सीटें कम हो गई वहां। उत्तर प्रदेश में सॉरी, सपा और कांग्रेस के मेल से स्थिति बदल गई है। पिछली बार की तुलना में आप उत्तर प्रदेश में भी कम होने जा रहे हैं। झारखंड में तो आपका बहुत ही बुरा हाल होने जा रहा है। वहां पर झारखंड की अस्मिता का सवाल उठ खड़ा हुआ है। इसको वहां के झारखंडी नेताओं ने और वहां के बाकी नेताओं ने भी इसे मोदी बनाम भाजपा बनाम झारखंडी अस्मिता का सवाल बना दिया है, और हो सकता है कि उसमें आप कहीं बुरी तरह फंस न जाएं। तो बिहार में आप ला नहीं रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वो ला नहीं रहे हैं, झारखंड में आप ला नहीं रहे हैं, पूरा साउथ इंडिया साफ है। महाराष्ट्र में आपकी स्थिति खराब है सॉरी, क्योंकि वहां की जनता में संदेश गया है, मैसेज गया है। आपने जो तिकड़म करके सब काम तिकड़म किया वहां पर, उसका संदेश यही गया कि ये लोग किसी भी तरह से उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को निपटाना चाहते हैं। इसका बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन वहां के लोगों ने लिया है, और मेरी तो कई लोगों से बातचीत भी हुई, वहां के लोगों से, मित्रों से भी। उन्होंने कहा कि इसका बड़ा खराब असर हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि लोग मानकर चल रहे हैं कि भाजपा यह बदमाशी कर रही है। अब ठीक है, राजनीतिक हिसाब से तो मोदी जी और भाजपा ही जाने कि उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन लोगों में यही संकेत गया है कि यह हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, विश्वासघात किया गया हमारे साथ, और हम इसका उत्तर देंगे। तो ये 400 का सिगुफा जो है, ये तो ये तो क्या कहा जाए, ख्याली पुलाव पकाना मैं कह सकता हूं कि ख्याली पुलाव पकाना है, पका लीजिए, कौन रोकता है। परंतु आप 2019 को भी आप रिपीट नहीं कर पाएंगे, सब कोई जानता है। हरियाणा में क्या स्थिति है आपने देख लिया। हरियाणा में खट्टर को बदलना पड़ गया। क्यों बदलना पड़ गया? क्योंकि चीजें सही नहीं चल रही थी। और अब 10 दिन जब रह गया है, तो क्या 10 दिन में चीफ मिनिस्टर कुछ मिरेकल कर देंगे? ऐसा तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। बाकी जगहों पर भी इनके अपने अलायंस के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं चल रहा है, और यह इलेक्शन में विश्वासघात का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए मैं तो नहीं मान सकता हूं कि अब की बार 400 पार का नारा जमीनी स्तर पर कोई मायने रखता है, नहीं रखता है। हाँ, लेकिन जो स्थितियां दिख रही हैं फिलहाल, तो आपको ये लगता है कि भाजपा जो भी ये सब काम कर रही है इलेक्शन से पहले, लोगों को लुभाने की ढेर सारी कोशिशें कर रही है, वो बहुत डिस्परेशन में है, वो अंदर अंदर काफी परेशान है, और सारी जो अंदरूनी रिपोर्ट्स उसको मिल रही इसमें है वो उसके फेवर में नहीं है। तभी वो ऐसे फैसले ले रही है कि जितनी जल्दी हो सकता है वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो उसने वादे किए थे पिछली बार, या उसके जो कि ये नॉन फैक्ट्स है कि वो क्या करने वाली है, वो जल्दी जल्दी उन कामों को करके लोगों के सामने ये मिसाल रखना चाहती है कि देखिए साहब, हमने तो अपने सारे वादे पूरे कर दिए, और आने वाला जो वक्त है अ, अ, वो आप एक बेहतर देश और बेहतर भविष्य के लिए हमें ही चुनिए। शायद ये उनका एक कहीं ना कहीं, आपको क्या लगता है? मुझे तो यह भी एक चुनावी जुमला ही लगता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता है। क्योंकि मोदी जी ने कौन से वादे किए जिसे पूरा किया उन्होंने? उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। क्या पूरा हो गया? उन्होंने कहा था कि 3 साल में 1 रुपया डॉलर के बराबर कर देंगे, जबकि स्थिति क्या हो गई? उन्होंने ही कहा था कि डॉलर के मुकाबले अगर रुपया गिरता है तो इससे सरकार की और देश की शान गिरती है, देश की इज्जत गिरती है। क्या अब इज्जत नहीं गिर रही है?
जरूर गिर रही है। तो मोदी जी के कहे पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। बताइए कि जब आप हमेशा 70 साल 75 साल करते रहते हैं, जबकि 10 साल से खुद सरकार में है, तब भी ये 70 साल बताएंगे कि 70 साल कांग्रेस ने देश को लूटा और कुछ नहीं किया। जब नहीं किया तो इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी कैसे हो गई अचानक? उस जमाने में तो नहीं थी जब कांग्रेस थी। तो मैं कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं हूं और न मैं कांग्रेस की यहाँ पर कांग्रेस को डिफेंड करने आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कुल मिलाकर कांग्रेस और भाजपा में बस थोड़ा बहुत ही अंतर है। दोनों में कोई मैं विशेष सॉरी अंतर नहीं करता हूं। लेकिन जो मोदी जी कहते हैं वह तो बिल्कुल ही बकवास कहते हैं, इसलिए कि उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। 70 साल में 54 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिए गए, देश के ऊपर 54 लाख का कर्ज था, करोड़ का। और यह 10 साल में 1,54,00,000 कर्ज हो गया देश पर। यह कैसा विकास है? इस विकास में जन भागीदारी, जन के लिए क्या विकास है? आप नौकरी दे नहीं रहे हैं, आप स्वास्थ्य और की सुविधा दे नहीं रहे हैं। आयुष्मान योजना आपने जरूर चलाया, और उसकी हकीकत क्या है अब किसी से छुपी नहीं है। यह सच है कि मोदी जी अच्छे वक्ता हैं, अपने झूठ को भी सच की तरह बोलते हैं, और जो उनके भक्त हैं, जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, उसे पूरी तरह सच मानते हैं। दूसरी बात कि मोदी जी की झूठी बातों को सच साबित करने के लिए देश भर के मुख्य चैनल्स बैठे हुए हैं। मोदी जी कुछ भी कह दें, उसे उन्हें सच साबित करना है। अब देखिए कि जिस ममता बनर्जी को आपने निपटाने की योजना बनाई है, वहां पर पिछली बार आप 2 सीट जरूर जीत गए थे। इस बार भी ज्यादा से ज्यादा आप 2 सीट ही जीतेंगे, 24 परगना में और नादिया में। परंतु ध्यान रखिए कि वहीं पर जब चुनाव हुए पंचायत के, तो उसमें सिर्फ आपको 1 सीट मिली, जबकि 49 सीट टीएमसी ने जीत लिया। तो वह कॉम्बिनेशन बदला है। मैं ये कहता हूं कि कॉम्बिनेशन बदला है, और इसका लाभ टीएमसी ममता को मिलेगा, न कि भाजपा को मिलेगा। यह दर्द वही दर्द है जो सीएए के रूप में छलक कर सामने आया है। मोदी जी के वादे, हाँ, जो धार्मिक वादे थे, इन्होंने जरूर पूरा किया। राम मंदिर बनवाएंगे, हालांकि यह राम मंदिर बनवाने का रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, सरकार ने तो कुछ नहीं किया इसमें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होता, फैसला नहीं दिया होता, तो ये राम मंदिर नहीं बना सकते थे। 370 इन्होंने खत्म किया, जिसे देश को क्या लेना देना। मैं तो कहता हूं कि 370 खत्म हो गया, जो कि सच यह है कि 370 खत्म नहीं हुआ है। आज भी 370 आर्टिकल संविधान का पार्ट है, और जिसका पहला आर्टिकल यही है कि जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कोई चाहे देखना तो जाके आज भी देख सकता है, 370 आर्टिकल आज भी नहीं हटाया गया है। दूसरी बात कि ये जितना समझ रहे हैं कि जमीनी स्तर पर हमको बहुत लाभ मिल रहा है, ऐसा है नहीं। न सिर्फ छोटी जात बल्कि बड़ी जातियों के जुआ भी बड़े बेकरार हैं। उन्हें लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लगभग यूपी बिहार में बंद है। किसी भी कॉलेज में क्लासेस नहीं चलते हैं। बिहार और यूपी के जो बेस्ट यूनिवर्सिटी थे, वो लगभग ठप पड़े हुए हैं। किसी तरह से लोग तैयारी कर रहे हैं और पर्चे लीक हो जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि फिर दोबारा उन्हें फॉर्म भरने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इस तरह से सरकार एक तरफ बेरोजगारी से कमाई कर रही है, और बेरोजगारों की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो मैं यही कहता हूं कि मोदी जी भाषण बहुत अच्छा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके भाषण को मानने वाले सही मानते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसकी परत उघाड़ेंगे तो सच्चाई सामने आ जाती है। उसमें कोई भी सच्चाई नजर नहीं आती है। सत्ता में आने के पहले इन्होंने जिन चीजों का विरोध किया, उसी के समर्थक बन बैठे। तो कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी इनमें नहीं है। तो मेरा मानना है कि कुछ भी कर ले, पिछली बार के की तुलना में इस बार इन्हें कम सीटें मिलने जा रही हैं, और कुछ नहीं तो 120 सीटें कम इन्हें मिलने जा रही हैं।
जाहिर सी बात है कि सीटें बेशक आपके हिसाब से कम मिलने जा रही हैं, लेकिन एक बार फिर यानी तीसरी बार मोदी सत्ता में आ रहे हैं, ऐसा लगभग विपक्ष भी शायद इस तरह की धारणा बन गई है। कई लोगों से हमारी बातचीत होती है। बेशक ये परसेप्शन का खेल है और जमीनी हकीकत क्या है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, चुनाव के जब नतीजे आएंगे, क्योंकि अंडर करेंट क्या रहता है किसी को नहीं पता चलता। लेकिन पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि अंडर करंट भी पता नहीं क्या है ऐसा कि अचानक चीजें बदल जाती हैं और मोदी के पक्ष में हवा चलने लगती है। देखते हैं इस बार क्या होता है। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लगातार हम आपसे आगे भी तमाम सवालों पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।